जय हिंद। हेलो दोस्तों, अभ्यास कोचिंग सेंटर में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज है बुधवार 10 नवंबर सन 2021 है और दैनिक जागरण की राष्ट्रीय संस्करण है। और देखते हैं आज क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल बने हैं। ठीक है, तो देखते हैं। राफेल लड़ाकू विमान सौदे में दलाली पर गरमाई सियासत। राफेल लड़ाकू विमान सौदे में दलाली दिए जाने का मामला सामने आने के बाद भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। फ्रांसीसी न्यूज़ पोर्टल मीडियापार्ट ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली संपर्क सरकार के दौरान 65 करोड़ रुपए की दलाली दी जाने का दावा किया है। इसके बाद भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने राफेल खरीद सौदे से जुड़े एक एग्रीमेंट फॉर कमीशन जारी करते हुए कहा है कि सौदे में 40% की दलाली ली जानी थी और इसी कारण से लंबे समय तक सौदे को लटकाए रखा गया। वहीं कांग्रेस ने दस्तावेज के बावजूद मामले की जांच नहीं कराने को लेकर भाजपा को घेरने की कोशिश की है। राफेल सौदे में दलाली को लेकर अब तक कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी के निशान पर रही भाजपा को पलटवार का भरपूर मौका मिला है। संबित पात्रा ने कहा, खुद दलाली खाने वाली कांग्रेस उल्टा देश के चौकीदार पर बरस रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि वायुसेना को लड़ाकू विमानों की सख्त जरूरत के बावजूद दलाली के चक्कर में संपर्क सरकार ने राफेल सौदे को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। सौदे में 40% की दलाली की शर्त रखकर कांग्रेस ने विश्व में दलाली का नया रिकॉर्ड बना दिया। कांग्रेस काल में हर सौदे में दलाली का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की जगह आई नीड कमीशन INEC होना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा बोले, कांग्रेस का मतलब आई नीड कमीशन। भाजपा ने कहा है कि 65 करोड़ की दिए जाने वाली दलाली का जवाब दे राहुल गांधी ने दस्तावेज के बावजूद जांच न कराने का मुद्दा उठाया। कहा, जारी रखेंगे लड़ाई। नई मीडिया रिपोर्ट में सौदे के संपर्क सरकार ने समय दलाली दिए जाने का किया है दावा। कांग्रेस बताए दलाली की रकम कहां जा रही थी। राफेल सौदे में संदोयार के बीच 65 करोड़ रुपए की दलाली लेने वाले सुसेन गुप्ता को अगस्ता वेस्टलैंड की दलाली में शामिल होने का आरोप लगाते हुए संबित पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस को यह साफ कहना चाहिए कि आखिर यह दलाली की रकम कहां जा रही थी। उन्होंने कहा कि राफेल मामले में सुसेन गुप्ता के खिलाफ CBI और ED की जांच की उन्हें जरूर जानकारी नहीं है, लेकिन अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में उसकी जांच भी हुई थी और गिरफ्तार भी किया गया था। 10 जनपद भ्रष्टाचार का नया पता। पात्रा ने सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद को भ्रष्टाचार का नया पता करार दिया। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने सीधे फ्रांस सरकार से करार कर साफ सुथरे तरीके से राफेल विमानों को भारत लाने का काम किया। मोदी सरकार की बदौलत ही वायुसेना को राफेल विमान मिल सका। मोदी सरकार के दौरान हुए साफ सुथरे सौदे पर सुप्रीम कोर्ट के साथ CAG भी मोहर लगा चुकी है। राहुल ने कांग्रेस नेता का बढ़ाया हौसला। भाजपा के हमले का जवाब। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट से दिया जवाब। उन्होंने कहा, मीडियापार्ट की रिपोर्ट में दलाली से जुड़े दस्तावेज के बावजूद CBI ED की जांच शुरू नहीं की जाने का मुद्दा उठाया तो अगले 30 साल में कोई भी हिंदू नहीं बचेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में 12 नवंबर को राजधानी ढाका सहित 64 जिलों में हिंदू संगठन द्वारा देशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी है। हिंदुओं पर हमला व उनका पलायन, उनकी जमीन जायदाद पर कब्जा, देश छोड़ने को मंजूर हो चुके परिवार, दर्द और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को अपनी सरकार और दुनिया से मदद की उम्मीदों पर श्रृंखला। आगे देखते हैं, आगे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसमें क्या क्या बोला है। उसमें बोला है कि आर्थिक मुद्दों पर खुशनुमा संकेत। टीकाकरण में तेजी और त्योहारी सीजन के दौरान उपभोक्ताओं और भारी खरीदारी से अब भारतीय अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी है। डॉक्टर जयंती लाल भंडारी का आलेख है ये। न्याय में देरी की लाइलाज बीमारी सभी समर्थ लोगों
लोग यह मानते हैं कि ये समस्या है मगर उसके समाधान के लिए कमर कसते हुए नहीं दिखते। राजीव सजान का लेख है ये। और जो मेन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है उसमें बोला गया है, सैन्य जरूरतों को नहीं कर सकते अनदेखी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है ये। चार धाम प्रोजेक्टों को लेकर दायर याचिका पर कही गई है ये बात। जो कोर्ट ने प्रश्न उठाए वो प्रश्न इस प्रकार हैं। क्या भारत का सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय हाल ही की कुछ घटनाओं को देखते हुए सेना की जरूरतों को दरकिनार कर सकता है? क्या हम यह कह सकते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण देश की रक्षा जरूरतों से ऊपर होगा? क्या हमें यह कहना चाहिए कि रक्षा चिंता का ध्यान इस तरह रखा जाना चाहिए ताकि आगे कोई पर्यावरण क्षति ना हो? अहम जो मुद्दे हैं वो भी इस प्रकार हैं। सीमा पर दुश्मन की गतिविधि को देखते हुए हमें भी बेहतर सड़कों की ज़रूरत है। 1962 की तरह हम सोए हुए नहीं रह सकते, हमें भी रणनीतिक रूप से तैयार रहना होगा। सरकार ने 8 सितंबर सन 2020 के आदेश में संशोधन करने की आवश्यकता बताई है। कोर्ट ने भी माना है कि दुश्मन की चुनौती का सामना करने के लिए सीमा तक बुनियादी ढांचा ठीक तरह से करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत चीन सीमा पर गतिरोध का जिक्र करते हुए मंगलवार को आश्चर्य जताया कि कोई संवैधानिक अदालत देश की रक्षा के लिए सेना की आवश्यकताओं को दरकिनार कर कह सकती है पर्यावरण की सुरक्षा और रक्षा जरूरतों से ज़्यादा अहम है। उधर सरकार ने अपनी बात मजबूती से रखते हुए कहा है कि दुश्मनों की तैयारी को देखते हुए हमें भी इस हर तरह की तैयार रहने की ज़रूरत है। सेना को सीमा तक शीघ्रता से पहुंचने के लिए बेहतर सड़कों की ज़रूरत है। हमें 1962 की तरह सोए हुए नहीं रह सकते। मामले में सुनवाई बुधवार को जारी रहेगी। कोर्ट ने कहा है कि वह इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकता कि देश में शत्रु ने सीमा तक बुनियादी ढांचा विकसित कर लिया है। हमारी सेना को भी सीमा तक बेहतर सड़कों की जरूरत है। जहां 1962 के युद्ध के बाद कोई व्यापक परिवर्तन नहीं हुआ है, वहीं कोर्ट 8 सितंबर सन 2020 के आदेश में संशोधन के अनुरोध वाली केंद्र को याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को महत्वाकांक्षी चारधाम राजमार्ग परियोजना पर सन 2018 के परिपत्र का पालन करने के लिए कहा है। यह सड़क चीन सीमा तक जाती है। इस रणनीतिक 900 किलोमीटर की परियोजना का मकसद उत्तराखंड के 4 पवित्र तीर्थों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को हर मौसम में चालू रखने वाली सड़क सुविधा प्रदान करना है। सुनवाई के दौरान जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और सूर्यकांत और विक्रमनाथ ने पीठ ने कहा है कि वह इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता कि उत्तराखंड में चीन सीमा तक जाने वाली सड़क के उन्नयन की जरूरत है। हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि इतनी ऊंचाई पर देश की सुरक्षा दांव पर है। पीठ ने कहा है कि सतत विकास होना चाहिए और पर्यावरण के साथ संतुलित किया जाना चाहिए, क्योंकि अदालत इस तथ्य से अनजान नहीं है कि इन सड़कों का अपग्रेड करने की जरूरत है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि पर्यावरण रोहण के लिए कई बार हिमालय गया हूँ। ये सड़कें ऐसी हैं कि 2 वाहन एक साथ नहीं गुजर सकते। उन्हें सेना के भारी वाहनों की आवाजाही के लिए उन्नयन की आवश्यकता है। पीठ ने याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन एनजीओ के वकील से कहा, सरकार पहाड़ में 8 या 12 लेन का राजमार्ग बनाने के लिए अनुमति नहीं मांग रही है, बल्कि 2 लेन का राजमार्ग बनाने की मांग कर रही है। पीठ ने याचिकाकर्ताओं से सीमा के दूसरी और विकास की और रिपोर्ट मांग करते हुए कहा है कि हमारा एक दुश्मन है जिसकी अपनी बुनियादी ढांचा पूरी तरह से विकसित किया है। हमें इस पर गौर करना होगा। शुरुआत में केंद्र की ओर पेश अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा है कि सीमा के दूसरी तरफ जबरदस्त निर्माण हुआ है। उन्होंने बुनियादी ढांचों को तैयार किया है, हवाई पट्टियां, हेलीपैड, सड़कों, रेलवे लाइन नेटवर्क खड़ा किया है जो इस धारा पर बड़े हैं कि वे स्थायी रूप से रहने वाले हैं। ये रणनीतिक फीडर सड़कें हैं जो भारतीय चीन सीमा को देहरादून और मेरठ में सेना के शिविर से जोड़ती है, जहां मिसाइल से ठिकाने स्थित हैं। सेना की भारी भरकम मशीनरी, तोपें, टैंक को स्थानांतरित करने के लिए बेहतर सड़कों की जरूरत है। ब्रिटिश सरकार ने भी दी है कोवैक्सीन की मान्यता।
ब्रिटिश सरकार ने भारत की कोवैक्सीन पहली स्वदेशी वैक्सीन को मान्यता दे दी है। 22 नवंबर को इसे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए मान्यता प्राप्त वैक्सीन की सूची में शामिल कर लिया जाएगा। इस टीके की दोनों डोज लगवाकर ब्रिटेन की यात्रा करने वालों को अब आइसोलेट नहीं होना पड़ेगा। ब्रिटेन ने यह कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की कोवैक्सीन की आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल करने के बाद कदम उठाया है। भारत ने यह दूसरी बार सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जा रही कोरोना रोधी वैक्सीन है। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स हेलिस ने नई व्यवस्था को लेकर ट्वीट किया, कहा नई व्यवस्था 22 नवंबर को सुबह 4 बजे स्थानीय समय से लागू होगी। बता दें, भारत में निर्मित ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड को पिछले महीने ही ब्रिटेन ने अनुमोदित सूची में जोड़ा था। ब्रिटेन ने चीन की साइनोवैक और साइना फार्मा को मंजूरी दी है। इससे यूएई और मलेशिया से आने वाले लोगों को राहत मिलेगी। ब्रिटेन के परिवहन मंत्री ग्रांट शेप्स ने कहा है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को फिर से शुरू करने की ओर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने कहा है कि हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए रेड लिस्ट और क्वारंटीन की प्रणाली बहुत कारगर रही। जरूरी लिस्ट में शामिल करने की कार्रवाई में संकोच नहीं करेंगे। 18 साल से कम उम्र वालों के लिए नियमों को भी सरल बनाया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड आने वाले सभी 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए यात्रा नियमों को और सरल बनाया है। उन्होंने सीमा पर टीका लगवा चुके लोगों के रूप में माना जाएगा। और आगे देखते हैं, जागरण विशेष में बेटियों के लिए इस गांव में पुरुष करते हैं छठ पूजा। बांका की बात है। बेटियों के कल्याण के लिए बिहार के पिपराडीहा गांव में पुरुष छठ पूजा करते हैं। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। उसके बाद आगे देखते हैं, सुकेश के मददगार रोहिणी जेल के 5 अधिकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जेल में मुहैया करा रहे थे वीवीआईपी सुविधा, बदले में हर 15 दिन में लेते थे 65 लाख रुपए। नवाब मलिक ने बम धमाकों के गुनाहगार से खरीदी जमीन। फडणवीस बोले, अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के साथ नवाब मलिक ने जमीन के 4 सौदे किए। एक सौदा दाऊद की बहन हसीना के खास गुर्गे के साथ किया। नवाब मलिक बोले, आज अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम भी गिराएंगे। राकांपा प्रवक्ता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के आरोपों को जवाब देते हुए कहा है कि वे बुधवार को अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम गिराएंगे। अच्छा, ये देखो तुम, ये हाल है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री व विधानसभा के नेता प्रतिपक्षी देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की उद्धव सरकार में मंत्री नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड से संबंध रखने का आरोप लगाया। आगे चलते हैं, एक और आर्टिकल इसमें बोला गया है, जन्नत को जहन्नुम बनाने पर तुले हैं आतंकवादी। इब्राहिम के जनाजे में उमड़ी भीड़ ने कहा, बेगुनाहों को कत्ल करने वाले इस्लाम और कश्मीर के दुश्मन खुदा ऐसे शैतानों से जल्द निजात दिलाए। कश्मीरी पंडित के शोरूम पर काम करने वाले इब्राहिम को 2 आतंकियों ने मार दी थी गोली। बेगुनाहों को कत्ल करने वाले इस्लाम और कश्मीर के दुश्मन ऐसे लोग ही जन्नत को जहन्नुम बनाने पर तुले हैं। मासूमों का मारने वाला सिर्फ शैतान ही हो सकता है और खुदा कश्मीर और कश्मीर को ऐसे शैतानों से जल्द निजात दिलाए। वंदे भारत की राह में रोड़ा बना आला अफसर को रेल मंत्री ने छुट्टी पर भेजा। आज़ादी का अमृत महोत्सव में 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की योजना में राह में रोड़ा बनने वाले रेलवे के बड़े अफसरों को जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया है। कई और अफसरों को भी चेतावनी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की थी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे उच्च प्राथमिकता में रखा है। ढिलाई के कारण इस कड़ी कार्रवाई में परियोजना को पटरी पर उतारने की कोशिश को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ना ही बर्दाश्त करने का इस संकेत स्पष्ट दिया है। पेज नंबर 2 राष्ट्रीय राजधानी से रिलेटेड है। हवा की नहीं चली फिर गंभीर श्रेणी में प्रदूषण, बुरा हाल। दिल्ली सहित एनसीआर के शहरों में मंगलवार को दोबारा 400 पार हुआ एयर इंडेक्स। दिल्ली के
ज़्यादातर इलाके रेड जोन में PM 2.5 और PM 10 का स्तर भी अत्यधिक है। दिल्ली NCR की हवा में घुला प्रदूषण को जहर मंगलवार को फिर बढ़ गया है। सोमवार को जहां एयर इंडेक्स 400 से नीचे आ गया था, वहीं मंगलवार को 400 के पार हो गया है। दिन भर स्मॉग की हल्की परत भी देखने को मिली है। प्रदूषण पर नियंत्रण को केजरीवाल सरकार ने उठाए 5 सख्त कदम। दिल्ली वालों को प्रदूषण से राहत प्रदान करने के लिए केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को 5 सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में हुई विभिन्न विभागों की उच्च स्तरीय संयुक्त बैठक में निर्णय लिए गए। सतर्क रहें, डेंगू ने बदला रूप, हल्के बुखार में ले रहा है जान। कोरोना के बाद अब डेंगू भी रूप बदलकर सामने आया है। इस बार डेंगू के लक्षण बदलते हुए इसकी वजह डेंगू की जब लक्षण की पुष्टि होती है तब तक ये जानलेवा रूप धारण कर चुका है। प्लेटलेट्स तेजी से गिरने के बाद मरीज की होती है मौत। इसकी जानकारी डॉक्टर बोले, हल्का बुखार आने पर तत्काल कराएं डेंगू की जांच। डेंगू पर नियंत्रण के लिए हाईकोर्ट ने मांगा है जवाब। नई दिल्ली डेंगू के प्रकोप को नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने का निर्देश देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और उत्तरी दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी कर स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा है कि अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। याचिका में मांग की गई है कि डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए इलाकों में नियमित फॉगिंग, परिसर में मच्छरों के लिए लार्वा के पनपने की जगह के लिए निरीक्षण जैसे कदम उठाने के संबंध निर्देश दिए। यमुना किनारे छठ पूजा को सुप्रीम कोर्ट में याचिका। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर दिल्ली सरकार और पुलिस को यह निर्देश देने का आग्रह किया है कि यमुना के किनारे छठ पूजा की अनुमति दी जाए और पूजा करने वालों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाए। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA ने 29 अक्टूबर को अपने आदेश में यमुना तट को छोड़कर निर्दिष्ट स्थानों पर छठ पूजा की अनुमति दी थी। सोमवार को शुरू हुए 4 दिवसीय छठ पूजा का समापन व्रतियों द्वारा उगते सूरज को अर्घ्य देने और अपना उपवास तोड़ने के लिए 11 नवंबर को होगा। यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले संजीव नेवार व स्वाति गोयल शर्मा द्वारा अधिवक्ता शशांक शेखर झा के माध्यम से दायर की गई और दिल्ली सरकार, DDMA, दिल्ली जल बोर्ड और केंद्र को पक्ष बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि यमुना किनारे छठ पूजा रोकने के लिए DDMA के आदेश को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार और विपक्षी दल भारतीय जनता के बीच तीखी बयानबाजी हो रही है। ऊपर दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन, नहीं चलेंगे वाहन। दिल्ली सरकार की खर्च और वित्तीय समिति ने मंगलवार को एक ही फाउंडेशन नींव पर मेट्रो ट्रेन और फ्लाईओवर बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत का यह प्रयोग मौजपुर मजलिस पार्क मेट्रो कॉरिडोर के भजनपुरा और यमुना विहार के बीच किया जाएगा। इसके तहत ऊपरी भाग में मेट्रो चलेंगे और निचले भाग में लोक निर्माण विभाग PWD का फ्लाईओवर होगा। यह निर्माण समिति ने 220.10 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। और दूसरे आर्टिकल पर चलते हैं। हर दिन मिलते हैं 65 लाख। पुलिस ने सूत्रों ने बताया कि सुकेश जेल में अधिकारियों के साथ मिलकर संगठित गिरोह चला रहा था। सुकेश को मुख्य रूप से जेल अधीक्षक सुनील कुमार व सुंदर बोहरा मदद कर रहे थे। इसके बदले में उन्हें 15 दिन में 65 लाख रुपए मिलते थे। और दूसरा आर्टिकल है, एक माह होने के नाते पूरा किया अपना दायित्व। 3 दशक से न्याय की लड़ाई लड़ने वाले उपहार अग्निकांड पीड़ित एसोसिएशन की चेयरपर्सन नीलम कृष्णमूर्ति ने अदालत के फैसले का स्वागत किया। जजों के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां सही नहीं। किरण रिजिजू के केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने जजों के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर की जा रही आपत्तिजनक टिप्पणी को चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि लोग न्यायाधीश के जीवन की चुनौतियों व मुश्किलों को समझते हैं, बिना सोचे समझे उनको लेकर कुछ भी बयानबाजी देते हैं। कानूनी पेशा समाज के लिए है, रमन्ना। छात्रों को संबोधित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना ने कहा है कि कानूनी पेशा मुनाफा कमाने के नहीं बल्कि समाज की सेवा के लिए। उन्होंने बताया कि 1965 में 9 अक्टूबर को ही कानूनी सहायता लीगल सर्विस की अवधारणा को संस्थागत रूप दिया गया था। छात्रों ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, पीछे मत देखो, आगे देखो। अनंत उत्साह, अनंत साहस और अनंत धैर्य से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि
यह भी केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के कानूनी सेवा प्राधिकरणों की प्रगति के प्रति व्यक्तिगत झुकाव को देखकर बहुत खुश है। भारत सरकार ने समय पर जजों की नियुक्ति की है, इससे लोग के लिए न्याय सुलभ है। दूसरा आर्टिकल है दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीटों से ज़्यादा आवेदन पर मेरिट से दाखिला। नोएडा एयरपोर्ट पर शिलान्यास का प्रारंभिक प्लान तैयार हो चुका है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास का प्रारंभिक प्लान तैयार हो गया है। रोही और बनवारी बास गांव के बीच शिलान्यास व पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी। पेज नंबर 3 राजनीति से रिलेटेड है। 52 लाख से अधिक वे लोग चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में ट्रेन से यात्रा नहीं कर सके जो प्रतीक्षा सूची में थे। यह जानकारी ITI आवेदन से सामने आई। इससे पता चलता है कि व्यस्त रूटों पर ट्रेन की संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है। भारतीय सीमा के भीतर नहीं बसा किसी दूसरे देश का गांव। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत ने स्पष्ट कहा है कि भारतीय सीमा के भीतर किसी भी दूसरे देश का कोई भी गांव नहीं बसा है। उन्होंने कहा है कि हमें पता है कि हमारी सरहद कहां तक है। हमने अपनी सरहद को देखभाल अच्छे तरीके से किया। हमें यह किसी को बसने नहीं दिया है। उत्तराखंड के बाड़ाहोती में चीन की घुसपैठ पर उन्होंने कहा है कि जहां तक अपनी सरहद समझता है वह वहां तक आता है। इसकी रिपोर्ट भी बाहर आ जाती है। हमारी सेना भी अपनी सरहद से मुस्तैदी से डटी है, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। CDS जनरल रावत मंगलवार को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के भीतर चीन के गांव बसने के संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा है कि अमेरिका को पता है कि भारत का सरहद कहां तक है। क्या चीन को पता है भारत की सरहद कहां तक है? लेकिन हमें पता है हमारी सरहद कहां तक है, इसलिए हमें अपनी सीमा के किसी को बसने नहीं दिया है। पेंटागन रिपोर्ट में दिखाया गया कि गांव चीन क्षेत्र में है। भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठानों के सूत्रों में मंगलवार को अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन रिपोर्ट में कहा गया है कि इसे दिखाया गया है कि गांव उस क्षेत्र में है जिस पर चीन की सेना करीब 6 दशक से कब्जा किया हुआ है। सूत्रों ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में विवादित सीमा के पास गांव चीन द्वारा नियंत्रित इलाके के हैं। नौसेना को सौंपी गई 4थी स्कॉर्पियन पनडुब्बी बेला प्रोजेक्ट 75 के तहत मंगलवार को भारतीय नौसेना को 4थी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई। प्रोजेक्ट 75 के तहत कुल 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी बनानी है। इनका निर्माण फ्रांस के नेवल ग्रुप के सहयोग से मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में किया जा रहा है। बेला नाम की इस पनडुब्बी के निर्माण की शुरुआत 6 मई 1919 में हुई थी। 6 मई सन 2019 में हुई थी। कोविड काल की पाबंदियों के बावजूद पनडुब्बी का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। इसने बंदरगाह और समुद्र के सभी सैन्य परीक्षणों को सफलतापूर्वक पास किया है। इस श्रेणी में 3 पनडुब्बियां पहले से नौसेना में तैनात है। एक सरकारी बयान के अनुसार पनडुब्बी निर्माण एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। कठिनाई तब और बढ़ जाती है जब इस उपकरणों को बहुत लघु रूप में पनडुब्बी में फिट किया जाता है। बयान में कहा गया है कि किसी भी भारतीय यार्ड में पनडुब्बी का निर्माण होना आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारा एक और कदम है, जहां पनडुब्बी नौसेना के बेड़े में शामिल होकर हमारी ताकत और बढ़ा देगी। अफगानिस्तान पर अलग थलग पड़ने लगे चीन और पाकिस्तान, रूस व दूसरे मध्य एशियाई देशों के NSA के दिल्ली डायलॉग में शामिल होने से दोनों की रणनीति को झटका। मंगलवार को ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के NSA के साथ डोभाल की अफगानिस्तान हालात पर विस्तृत चर्चा। अभी तक अफगानिस्तान को लेकर चीन और पाकिस्तान यह कदम समझ रहे थे कि रूस उनके हर कदम का साझेदार होगा, लेकिन रूस ने अपनी सुरक्षा परिषद के सचिव NSA के समकक्ष निकोलाई पास्त्रेव को नई दिल्ली बुधवार को होने वाली NSA स्तरीय बैठक भेजकर बहुत बड़ा संदेश दिया। संदेश है कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद हालात जिस तरह लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, उसे देखते हुए वह अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे विकल्पों का विचार कर रहा है। पात्रसेव एक विशेष विमान से बुधवार को सुबह नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनकी भारतीय NSA अजय डोभाल के साथ अलग से भी बात होगी, जिसमें अफगानिस्तान का मुद्दा मुख्य तौर पर शामिल होगा।
पात्रसेव के अलावा अफगानिस्तान पर अमेरिका के नए राजदूत थॉमस बेस्ट भी भारत आ रहे हैं। दिल्ली में होने वाले क्षेत्रीय सुरक्षा डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार को उज्बेकिस्तान के सुरक्षा परिषद के सचिव विक्टर मुखूबदोव और ताजिकिस्तान के सुरक्षा परिषद के सचिव नमरुल्लो महमूदजोदा पहुंचे। इन दोनों के साथ डोभाल की अलग द्विपक्षीय वार्ता हुई। सूत्रों का कहना है कि दोनों बैठकों में अफगानिस्तान का मुद्दा ही सबसे हावी रहा। मोटे तौर पर इन दोनों देशों का सोच चिंता भारत के सामने समान ही है। ताजिकिस्तान के एनएसए ने हाल ही के दिनों में अफगानिस्तान के बढ़ रहे आतंकी हमलों को लेकर अपनी गहरी चिंता जताई और उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सीमा पर हालात बहुत चुनौतीपूर्ण होते जा रहे हैं। उल्लेखनीय है यह बात दोनों देशों के बीच सीमा को सुरक्षित रखने और ढांचागत विकास में सहयोग करने को लेकर भी बातचीत हुई है। सूत्रों के मुताबिक कहा है कि उज्बेकिस्तान और भारत के बीच हुई बैठक के बारे में बताया है कि दोनों देश इस बात को सबसे ज़्यादा जरूरी मानता है कि अफगानिस्तान ने बाहरी देशों को हस्तक्षेप पूरी तरह से बंद होना चाहिए। साथ ही दोनों यह भी मानते हैं कि अफगानिस्तान की नई सरकार को मान्यता देने से पहले उस सरकार को आंतरिक तौर पर पूरी तरह से वैध माना जाना चाहिए। इन दोनों देशों के साथ मिलकर अफगानिस्तान में मानवीय मुद्दे मुहैया कराने का विकल्प पर भी बातचीत हुई। इस बारे में बुधवार को संयुक्त तौर पर अलग होने वाली बैठक में विस्तार से विमर्श होगा। भारत की अगुवाई में अफगानिस्तान पर यह अहम बैठक तब हो रही है जब अफगानिस्तान पर अमेरिका के नए राजदूत थॉमस बेस्ट भारत आने वाले हैं। वेस्ट भारत के अलावा रूस और पाकिस्तान भी जाएंगे, लेकिन उनका भारत आना और अफगानिस्तान के साथ अहम पड़ोसी राज्यों का भारत आना यह दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी मानती है कि अफगानिस्तान समस्या के समाधान में भारत की अहम भूमिका होगी। इसकी वजह यह बताता है कि उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात को लेकर पाकिस्तान को छोड़कर अफगानिस्तान के सारे पड़ोसी देश अब काफ़ी चिंतित हैं। यह वजह है कि दिल्ली डायलॉग में रूस, ईरान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान सहर्ष शामिल हो रहे हैं। बैठक की तैयारियों को लेकर सभी देशों के उच्च अधिकारियों के साथ भारत की जो अभी तक वार्ता हुई, उन्होंने स्वीकार किया है कि अमेरिकी सेना की वापसी के बाद इन दोनों देशों की सुरक्षा को लेकर ज़्यादा चिंताएं पैदा हो गई हैं। तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान और दूसरे मध्य एशियाई देशों ने अपने समाज के अतिवाद बढ़ने को लेकर चिंता जताई और भारत से कट्टरता को रोकने में मदद भी मांगी है। उक्त सूत्रों का कहना है कि रूस निश्चित तौर पर अमेरिकी सेना की वापसी को अमेरिका की हार के तौर पर देख रहा है, लेकिन उससे अब ये इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद काफ़ी पड़ोसियों व उसके लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। पाकिस्तान की तरफ से यह देखा जा रहा है कि रूस उसकी अफगानिस्तान नीति के साथ है, जबकि हकीकत यह है कि अफगानिस्तान को लेकर भारत और रूस एक दूसरे के संपर्क में है। अगस्त सन 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई टेलीफोन वार्ता में अफगान मुद्दा सबसे अहम रहा। बुधवार को भारत आने वाले रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव को कुछ ही हफ्तों में यह दूसरी भारत यात्रा होगी। ऐसे में बुधवार को दिल्ली डायलॉग के बाद अगर 8 देशों की तरफ से एक संयुक्त बयान जारी होता है तो यह पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए महत्वपूर्ण संदेश होगा। नौसेना लीक मामले में कार्रवाई के लिए सीबीआई ने केंद्र से मांगी मंजूरी। नौसेना के शामिल की जा रही 3 पनडुब्बी और अन्य संबंधित सूचना लीक करने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी चाहता है और अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक शुरुआत में एजेंसी ने भ्रष्टाचार संबंधी आरोप के तहत मामला दर्ज किया, लेकिन जांच के दौरान उसने नौसेना से संबंधित कम से कम 2 परियोजनाओं से जुड़े कागजात बरामद किए, जिसके बाद इस मामले के सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। सीबीआई ने मंगलवार को आरोपियों की जमानत पर सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष यह बात कही। गौरतलब है कि राउज एवेन्यू में यह विशेष अदालत के समकक्ष सीबीआई ने 2 अलग-अलग नौसैनिक परियोजना के बारे में गोपनीय जानकारी के कथित तौर पर लीक होने के संबंध में 2 नवंबर को आरोप पत्र दाखिल किए थे। यह रक्षा भ्रष्टाचार के मामले में सबसे तेज गति से की जाने वाली जांचों में से एक है, लेकिन एजेंसी ने 3 सितंबर को पहली गिरफ्तारी के 60 दिन के भीतर ही आरोप पत्र दाखिल कर दिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गिरफ्तार आरोपितों को आसानी से जमानत न मिले। सीबीआई के आरोप पत्र में नौसेना के सेनापति
अधिकारियों कमांडर रणदीप सिंह और कमांडर एसजी सिंह के नाम है, जबकि दूसरे मामले में इन दोनों के अलावा सेवारत कमांडर अजीत कुमार पांडे और हैदराबाद स्थित एलन रेनफॉर्स्ड प्लास्टिक लिमिटेड के 3 अधिकारियों, कार्यकारी निदेशक टीपी शास्त्री और निदेशकों एनबी राव एवं के चंद्रशेखर के नाम शामिल हैं। सीबीआई ने 3 सितंबर को शुरू अभियान में दोनों आरोपी सेवानिवृत्त अधिकारियों पांडे और उनके अधीन अन्य सेवारत अधिकारियों के 2 निजी व्यक्तियों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया। मंत्रालय ने हर शनिवार समीक्षा बैठक कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक मामले में प्रक्रिया का पालन करे। केंद्र सरकार ने कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश में सभी विभागों से कहा है कि कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक मामले का कार्रवाई करते हुए सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का पालन करें। कुछ मामलों में ऐसा नहीं होने के कारण अदालत ने हस्तक्षेप किया। आदेश में कहा गया है कि ऐसे मामले में आरोपित अधिकारियों को भी जांच के विभिन्न चरणों से व्यक्तिगत खामियों के लाभ उठाते हैं। आदेश के अनुसार यह देखा गया है कि अनुशासनात्मक अधिकारी डीए और केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 1965 के तहत अनुशासनात्मक मामलों को गौर करते हुए कभी कभी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत प्रक्रियाओं को समय सीमा को पालन करने का अनजाने ही नाकाम रहते हैं। और आगे देखते हैं क्या क्या न्यूज़ है। फैसले लेने से ज़्यादा देरी नहीं कर सकते राज्यपाल। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि लाभ के पद पर मामले में भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए विचारों को मणिपुर के राज्यपाल द्वारा इस तरह दबा नहीं सकते। मणिपुर के 12 भाजपा विधायकों को अयोग्य घोषित करने के चुनाव आयोग की राय पर टॉप अदालतों की टिप्पणी। लाभ के पद के मामलों में की गई विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग। सीमा विवाद के मद्देनजर रक्षा क्षमता का विकास राष्ट्रीय अनिवार्यता। थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवाणे ने मंगलवार को कहा है कि 2 पड़ोसियों के साथ देश की सक्रिय और विवादित सीमाओं के मद्देनजर सशस्त्र सेनाओं की क्षमता का विकास राष्ट्रीय अनिवार्यता है। उन्होंने कहा है कि विध्वंसक प्रौद्योगिकियां यानी कि टेक्नोलॉजी आधुनिक दुनिया के चरित्र को तेजी से बदल रही है। इनमें दुनिया भर के हालिया संघर्षों ने इन टेक्नोलॉजी के निर्णायक प्रभाव को देखा है। गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU और भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स BSAAN के बीच MEO के कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए नरवाणे ने कहा कि आधुनिक युद्ध को चुनौती का सामना करने के लिए शैक्षणिक ताकत का परिचालन ऑपरेशनल समझ के साथ समृद्ध करने की आवश्यकता है। जनरल नरवाणे ने कहा है कि संघर्ष के समय अन्य देशों की विशिष्ट प्रौद्योगिकियों की निर्भरता महत्वपूर्ण कमजोरियों को पैदा करती है। उन्होंने BSAAN के साथ भारतीय सेना का सहयोग इन चुनौतियों का समाधान अंदरूनी तरीके से करने की दिशा में एक और लंबा रास्ता तय करेगा। थल सेना के प्रमुख ने BSAAN और RRU के साथ सेना का सहयोग सरकार के आत्मनिर्भर भारत की दृष्टिकोण से जुड़ा है और रक्षा क्षमता के विकास में नागरिक सैन्य सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों नागरिक और सैन्य के बीच सहयोग विकासशील प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी GIC और IT आधारित सॉफ्टवेयर सिस्टम के विकास, प्राधिकरण प्रशिक्षण सामग्री और ऑडियो विजुअल सामग्री के प्रसारण के क्षेत्र में है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सैन्य प्रशिक्षण कमान के जनरल अफसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने की। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी सुरक्षा के विशेषज्ञों को साथ लाने की जरूरत है। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश के हर क्षेत्र की प्रतिभा और विशेषज्ञता को एक साथ आने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि ज्ञान के केंद्र के बीच संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमारी गंभीर चुनौतियों के बीच हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा आकांक्षाओं और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत के हर क्षेत्र की प्रतिभा और विशेषज्ञता स्पेशलाइजेशन को एक साथ आने की आवश्यकता है। उन्होंने सशस्त्र
बल व्यापक क्षेत्र, विज्ञानी, टेक्नोलॉजीविद और कॉरपोरेट SME स्टार्टअप्स, दूरदर्शी नेता और शिक्षाविद शामिल हैं। उन्होंने अगर भारत को गहन सुरक्षा प्रतिस्पर्धी में रणनीतिक लाभ हासिल करना है तो हर किसी को अपनी कोशिश और ऊर्जा का इस्तेमाल करना होगा। जनरल नरवणे ने नेपाली सैन्य प्रमुख से भी रक्षा सहयोग पर चर्चा की है। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने मंगलवार को अपने नेपाली समकक्ष जनरल प्रभु राम शर्मा के साथ क्षेत्र में उभरते हुए नए सुरक्षा परिदृश्य के मद्देनजर द्विपक्षीय सैन्य सहयोग बढ़ाने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। जनरल शर्मा अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव पर विमर्श के लिए 4 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं। नेपाली सेना के अनुसार शर्मा को भारतीय सेना के मानद जनरल की उपाधि से नवाजा जाएगा। वह PM नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री S जयशंकर व NSA अजीत डोभाल से भी मुलाकात करेंगे। अधिकारियों ने बताया है कि जनरल नरवणे ने जनरल शर्मा के साथ दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करने के मुद्दे पर विचारों का आदान प्रदान किया। इससे पहले नेपाली सेना प्रमुख ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण किया। जनरल शर्मा ने रक्षा सचिव अजय कुमार से मुलाकात की और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के कई पहलुओं पर चर्चा की। नेपाली क्षेत्र में समग्र रणनीतिक हितों के मद्देनजर भारत के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। दोनों देशों के नेता अक्सर ही रोटी बेटी के संबंध की चर्चा करते हैं। पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा नेपाली सामग्री व सेवाओं के मामले में बहुत हद तक भारत पर निर्भर है। नेपाल के लिए समुद्री का रास्ता भारत से होकर गुजरता है। दूसरे देश से समुद्री के जरिए आने वाले सामान भारत से होकर ही नेपाल तक पहुंचते हैं। जनरल नरवणे पिछले साल काठमांडू गए थे और सैन्य अधिकारियों के साथ राजनेताओं से भी व्यापक रूप से बातचीत की थी। और दूसरा आर्टिकल है, तेजी से चल रहा है काम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर। राजपथ पर ही होगा आगामी गणतंत्र दिवस समारोह। 10,000 से अधिक श्रमिकों की फौज दिन रात कर रही है काम। 9 लाख मानव दिवस से अधिक हो चुका है काम। सेंट्रल विस्टा को समय से पूरा करने का बड़ा है दबाव। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए करीब 10,000 श्रमिक दिन रात काम करने में लगे हुए हैं। कई शिफ्टों के बाद यह काम हो रहा है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर की लंबाई में चल रहे काम को हर हाल में दिसंबर तक पूरा करना है। पेज नंबर 4 राजनीति से रिलेटेड है। दबाव के बाद गहलोत ने पेट्रोल और डीजल के दाम पर वैट कम करने के संकेत दिए हैं। राजस्थान के CM ने एक सभा में कहा है कि कई राज्य दाम कम कर रहे हैं तो हमें भी करने पड़ेंगे। ममता बनर्जी ने राज्यपाल से कहा, बंगाल में लाए विदेशी निवेश। बंगाल सरकार जगदीप धनखड़ की ओर से बंगाल बिजनेस ग्लोबल समिट की सफलता में पर सवाल उठाए जाने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनसे सूबे में विदेश निवेश लाने के सक्रिय भूमिका निभाने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश में अब दंगे नहीं होते, कोशिश भी की तो पीढ़ियां भुगतेंगी। योगी आदित्यनाथ, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली है कि मंगलवार को बदायूं जिले के सहायसबान, शाहजहांपुर जिले के खिरनीबाग और जलालाबाद में 3 जनसभाएं कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर खूब निशाना साधे। रामपुर के CRPF कैंप व अयोध्या में आतंकी हमले की ओर से इशारा कर कहा है कि अगर सपा ने हर बार आतंकियों का पक्ष लिया तो सन 2017 के बाद हमने दहशत फैलाने वालों को उनके लोग भेजना शुरू कर दिया है। ये काम अच्छा किया। उत्तर प्रदेश में अब दंगे नहीं होते हैं, जो ऐसी कोशिश करेगा उसकी पीढ़ियां भुगतेंगी उसका खामियाजा। मंगलवार को दोपहर बदायूं के सहसवान के प्रमोद इंटर कॉलेज में उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड गठन, महिला सिपाहियों की भर्ती का संदर्भ देकर महिला सशक्तिकरण की बात को मजबूत किया। गुजरात में चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को सूद लेगी कांग्रेस, सिद्धू की चाल चली चन्नी की सरकार। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मंगलवार को राज्य सरकार कैबिनेट बैठक में जो अहम फैसले लिए उनसे साफ झलक रहा है कि चन्नी की सरकार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की बताए रास्ते पर चली है। 4 राज्यों में विधान परिषद के 2 वार्षिक चुनाव 10 दिसंबर को,
चुनाव आयोग ने मंगलवार को महाराष्ट्र और तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में विधान परिषद के लिए स्थानीय निकाय श्रेणी में 42 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव 10 दिसंबर को कराने की घोषणा की है। मतगणना 14 दिसंबर को होगी। चुनाव प्रक्रिया 16 दिसंबर तक पूरी होगी। उत्तर प्रदेश में बसपा किसी दल से गठबंधन नहीं करेगी। मायावती। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने मंगलवार भाजपा व सपा पर तीखा हमले करते हुए कहा है कि दोनों के बीच अंदरूनी साठगांठ है। ये दल हिंदू मुस्लिम की बात करके विधानसभा चुनाव एक दूसरे का हित साधने में लगे हैं। युवा उत्तराखंड की थीम पर सजाई रणभूमि। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सन 2022 की चुनौतियों को ध्यान में रखकर अपना नया एजेंडा तय किया है। राज्य के 21वें स्थापना दिवस पर धामी ने करीब 1.5 दर्जन महत्वपूर्ण घोषणाओं के केंद्र में छात्रों और किशोरियों और महिलाओं, युवाओं, स्वास्थ्य और पर्यटन को रखा। पीएम मोदी और केंद्र सरकार के विजन के साथ तालमेल मिला रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। करीब 4 महीने के कार्यकाल में सरकार और संगठन के भरोसे पर काम रखा है। दुश्मन ने आंख दिखाई तो निकाल फेंक देंगे। और दूसरा आर्टिकल है ब्राह्मणों वैश्यों को लेकर दिए बयान पर घिरे मुरलीधरन। संजय निषाद बयान से पलटे, कहा श्रीराम हमारे आराध्य है। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद एक दिन पहले श्रीराम पर अपने दिए गए बयान से पलट गए हैं। प्रयागराज में उन्होंने कहा था कि राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं है और कहीं खीर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते। मंगलवार को संजय निषाद ने कहा कि सोशल मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने कहा कि राम पूरे निषाद समाज के आराध्य हैं। पेज नंबर 5 इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल से रिलेटेड है। 61.38 करोड़ की संपत्ति जब्त की ईडी ने। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भूषण स्टील लिमिटेड और भूषण एनर्जी लिमिटेड की जब्त की गई संपत्ति में महाराष्ट्र के रायगढ़ स्थित कृषि भूमि और गोदाम भी शामिल है। और जो मुख्य मेन हेडलाइन है उसमें बोला गया है, लखीमपुर खीरी में गृह राज्य मंत्री के बेटे के असलहे से हुई थी फायरिंग। आशीष मिश्र समेत 2 आरोपितों के बीच असलहों की बैलिस्टिक रिपोर्ट में हुई है पुष्टि। नवाब मलिक ने दी अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम गिराने की धमकी। दूसरे दिन एनसीबी के सामने पेश हुए प्रभाकर सेल। राकांपा प्रवक्ता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि अब वे बुधवार को अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम गिराएंगे। मूर्तिकार सुदर्शन साहू व पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन को पद्म पुरस्कार। उसके बाद और आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखेंगे ओनली बस। आतंकी कुछ भी कर सकते, कश्मीर छोड़कर नहीं जाऊंगा। मोहम्मद इब्राहिम की फाइल फोटो। कश्मीरी हिंदू डॉक्टर संदीप मावा बोले, मेरी जगह मारा गया इब्राहिम। चकमा देने के लिए मेरी दूसरी गाड़ी में कार्यालय से घर भेजा। पुलिस के हाथ पहले से ही थे हमले की सूचना। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार होंगे अगले नौसेना प्रमुख। जो अगले नौसेना प्रमुख हैं, वाइस एडमिरल आर हरि कुमार भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख होंगे। वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह 30 नवंबर को सेवानिवृत्त यानी रिटायर होंगे। वाइस एडमिरल कुमार वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ है। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। इस मुताबिक एडमिरल सिंह के बाद सबसे वरिष्ठ अधिकारी दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला हैं, लेकिन वह 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और वाइस एडमिरल चावला के बाद वाइस एडमिरल कुमार ही सबसे वरिष्ठ नौसेना कमांडर हैं। 12 अप्रैल को 1962 में जन्मे वाइस एडमिरल कुमार 1 जनवरी 1983 को भारतीय नौसेना के एग्जीक्यूटिव ब्रांच में भी शामिल हुए थे। 39 साल के सेवाकाल में उन्होंने महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। ईडी के सामने ढीली पड़ी माफिया अतीक की अकड़। योगी आदित्यनाथ सरकार में हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई ने माफिया अतीक अहमद को परास्त किया। अचल संपत्ति की बर्बादी के बाद उसकी कमर टूटी है।
गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद, प्रवर्तन निदेशालय ईडी के प्रयागराज यूनिट की टीम सामने रोने लगा। पेज नंबर 6 राष्ट्रीय फलक न्यूज़ आर्टिकल से रिलेटेड है। तो अगले 30 साल में बांग्लादेश में कोई भी हिंदू नहीं बचेगा, भय और शंका के बीच पलायन। ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का आकलन, 600 से ज़्यादा लोग रोज छोड़ रहे हैं देश। सही मायने में 3.4 करोड़ हिंदू गायब हैं। डॉक्टर बरकत का कहना है कि सीधे तौर पर देखें तो बांग्लादेश में 2.4 करोड़ लोग हिंदू पलायन कर गए हैं, जिसे हम मिसिंग पॉपुलेशन, गुमशुदा आबादी कहते हैं। लेकिन सही मायने में 3.4 करोड़ हिंदू गायब हैं। दरअसल जो लोग पलायन कर गए उनमें से 15 से 49 साल इस अवधि को मातृत्व क्षमता वाला आकलन माना जाएगा। जितनी महिलाएं शामिल हैं उनके साथ भविष्य में जन्मे लेने वाली पीढ़ी का पलायन हो गया है। लेकिन यदि उसका आकलन किया जाए तो यह लगभग 3.4 करोड़ है। भारत आए 29,715 बांग्लादेशी 3 वर्ष में नहीं लौट पाए अपने देश। बताओ क्या हो रहा है यार। हमीदिया हादसे में उन्होंने होश खोने से पहले बचा ली कई ननिहालों की जिंदगी। 96 देश परिसर मान्यता देने पर सहमत, 9 महीने के बाद सबसे कम मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को कहा है कि 96 देशों ने भारत के साथ कोरोना टीकाकरण प्रमाण पत्र को परस्पर मान्यता देने पर सहमति जताई। कानपुर में 100 के पार हुआ जीका संक्रमित, 16 नए केस मिले। जल्द हटेंगे ट्रेन से स्पेशल टैग, कम होगा किराया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जल्द ही ट्रेनों से स्पेशल टैग हटाए जाने और बढ़ा हुआ किराया कम करने की घोषणा की है। मंगलवार को ओडिशा के झारसुगुड़ा दौरे में क्रम में होने वाले कोविड के महामारी की प्रकोप को कम करने के साथ अब ट्रेनों की आवाजाही को सामान्य होती जा रही है। अगले 2 से ढाई महीने में ट्रेन से स्पेशल टैग हट जाएगा। इसके साथ ही यात्रियों को कोरोना काल से पहले की व्यवस्था से अनुरूप कम किराया चुकाना होगा। ऑनलाइन भी बुक होंगी रेलवे स्टेशन की ई कार। रेलवे स्टेशन पहुंचकर बैटरी चलित कार, ई कार और व्हील चेयर के साथ परेशान नहीं होना पड़ेगा। यात्री इसकी व्यवस्था पहले से भी कर सकेंगे। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRTC की वेबसाइट पर ट्रेनों के टिकट और रिटायरिंग रूम की तरह स्टेशनों पर मौजूद बैटरी चलित कार और व्हील चेयर को भी ऑनलाइन बुक की जा सकेगी। पहले यह चरण पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ जंक्शन और वाराणसी कैंट समेत देश के 21 प्रमुख स्टेशनों, व्हील चेयर और मुंबई के 3 स्टेशनों पर बैटरी चलित कार की बुकिंग शुरू हो चुकी है। दूसरे चरण में गोरखपुर जंक्शन और बनारस जंक्शन में यह सुविधा मिलेगी। अभी यह मैनुअल व्यवस्था है। अभी व्हील चेयर या बैटरी चलित कार की सुविधा लेने की व्यवस्था मैनुअल है। यात्री स्टेशन पर पहुंचकर इंतजार करते हैं और रेलकर्मियों को चक्कर लगाते हैं। ऑनलाइन बुकिंग होने से ये समस्या नहीं होगी। यह व्हील चेयर की बुकिंग सुविधा है, उनके नाम इस प्रकार है: वाराणसी कैंट, लखनऊ जंक्शन, लखनऊ चारबाग, आगरा कैंट, अहमदाबाद, बेंगलुरु भुसावल, हावड़ा, इंदौर, झांसी, कानपुर सेंट्रल, माता वैष्णो देवी कटरा, मुंबई सेंट्रल, मुंबई CSMT, नागपुर, नई दिल्ली, पठानकोट, पुणे, सिकंदराबाद, बड़ोदरा और विजयवाड़ा। इन जगह ये सुविधा है भी। व्रतियों ने किया खरना, सूर्य को पहला अर्घ्य। छठ व्रतियों के पर हेलीकॉप्टर से की जाएगी पुष्प वर्षा। लोक आस्था पर महापर्व छठ पूजा को मंगलवार नहाय खाय के साथ शुरू हुआ। मंगलवार को छठ व्रतियों ने मीठा चावल, खीर, लौकी की सब्जी व रोटी का प्रसाद बनाकर खरना किया। गंगा स्नान के बाद खरना का प्रसाद, खीर और रोटी बना व्रतियों ने की पूजा। लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे रूप में व्रतियों ने गंगा के स्नान पर खरना को प्रसाद बनाया और भगवान भास्कर की पूजा अर्चना के बाद उसे ग्रहण किया। बंगाल स्कूलों में नहीं दिखाई जाएंगी समलैंगिक संबंधों पर बनी लघु फिल्म। समावेशी माहौल तैयार करने के लिए बंगाल के स्कूलों में समलैंगिक संबंधों पर बनी 8 लघु फिल्में नहीं दिखाई जाएंगी। इन फिल्मों को प्रयासमस और ब्यूटीफुल वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल द्वारा चुना गया है। राज्य के शैक्षणिक संस्थान अगले कुछ दिनों में खुल जाएंगे। ऐसे में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र छात्रा को युवा फिल्म निदेशक द्वारा बनाई गई ये लघु फिल्म दिखाई जाएंगी।
पेज नंबर 7 बिजनेस न्यूज आर्टिकल से रिलेटेड है। अब तक 2.38 करोड़ से अधिक ITR दाखिल। नई दिल्ली में आयकर विभाग ने मंगलवार को बताया कि वित्त वर्ष सन 2020-2021 के लिए अब तक के 2.38 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न ITR दाखिल किए जा चुके हैं। इसमें 1.68 करोड़ से अधिक ITR का निपटारा किया जा चुका है, जबकि 64 लाख से अधिक मामले में रिफंड जारी किए हैं। सरकार वित्त वर्ष सन 2020-2021 के ITR दाखिल करने की तारीख 2 बार बढ़ा चुकी है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष सन 2030 की निर्धारित समय सीमा से पहले ही ऊर्जा क्षेत्र में नवीन ऊर्जा की 50% हिस्सेदारी का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लेंगे। R.K. सिंह, बिजली मंत्री। क्रिप्टो से कमाने वालों पर टैक्स की तैयारी। निवेशकों की संख्या में हुई है बढ़ोतरी। क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी टैक्स नीति जल्द हो सकती है घोषणा। 225 लाख करोड़ से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप हुआ है। वैश्विक क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप पहली बार 3 लाख करोड़ डॉलर यानी लगभग 225 लाख करोड़ रुपए का पार कर गया है। वहीं बिटकॉइन और इथीरियम अपने उच्चतर स्तर पर पहुंच गया है। बिटकॉइन को मान्यता देने वाले अल सल्वाडोर पहला देश है। अल सल्वाडोर दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसे बिटकॉइन की मान्यता दी गई। बिटकॉइन ने लेनदेन की व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए बिटकॉइन वॉलेट चीमो शुरू किया। नई दिल्ली जागरण ब्यूरो क्रिप्टो करेंसी के में कारोबार में तेजी से बढ़ते चलन को देखते हुए वित्त मंत्रालय अब इसे पूरी तरह से टैक्स के दायरे में लाना चाहता है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि कोई व्यक्ति क्रिप्टो से पैसा कमा रहा है तो उसे सरकार को टैक्स देना ही होगा। अभी क्रिप्टो पर टैक्स को लेकर कोई भी स्पष्ट नियम व निर्देश नहीं है। कोयले का आयात 12% घट गया है। अप्रैल से अगस्त के दौरान कोयले का आयात सालाना आधार पर 12% घटकर 9.415 करोड़ टन रह गया है। पेट्रोलियम पर शुल्क कटौती से केंद्र को 60 करोड़ का घोटाला। पेट्रोल व डीजल का उत्पाद शुल्क से पिछले दिनों की गई कटौती चालू वर्ष के आखिरी महीनों नवंबर सन 2021 और मार्च सन 2022 में सरकार को राजस्व वसूली में 60,000 करोड़ की कमी आ सकती है। 3 कंपनियों में बटेगी GE। वॉशिंगटन DC। विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही मशहूर अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक GE ने खुद को 3 अलग-अलग कंपनियों में बांटने का फैसला किया। इसका फोकस विमानन, स्वास्थ्य और ऊर्जा पर होगा। कंपनी ने मंगलवार को कहा है कि वह सन 2023 की शुरुआत में स्वास्थ्य सेवा कारोबार में आगे बढ़ेगी। इस कंपनी ने GE कंपनी 19.9% हिस्सेदारी बरकरार रखेगी। ऊर्जा क्षेत्र, नवीनीकरण ऊर्जा, पावर और डिजिटल बिजनेस में वह वर्ष सन 2024 को शुरुआत में तेजी से काम करना शुरू करेगी। GE के चेयरमैन CEO लॉरेंस कल्प जूनियर ने एक बयान में कहा है कि वह यह फैसला इसलिए लिया कि ताकि कंपनियों के वित्त समेत अन्य फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होगी। यह फैसला ग्राहक, निवेशकों और कर्मचारियों के हित में होगा। यह GE के चेयरमैन और CEO के तौर पर तब तक काम करना जारी रखेंगे जब तक ऊर्जा व्यवसाय की शुरुआत नहीं की जा सके। 6 वर्षों में 16 EV लॉन्च करेगी महिंद्रा। देश की प्रमुख कार निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा इलेक्ट्रिकल वाहन EV के बाजार को लेकर अपनी भावी रणनीति जाहिर की। कानूनी सेवा क्षेत्र खोलने से वकीलों का लाभ। गोयल के घरेलू कानूनी सेवा को विदेशी बाजार के लिए खोलने से भारतीय वकीलों को लाभ मिलेगा। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इससे भारतीय वकीलों के यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकी बाजारों में संभावना के नए द्वार खुलेंगे। चालू खरीफ सत्र में अब तक 209 लाख टन धान की खरीद। केंद्र ने मौजूदा खरीफ मार्केटिंग सत्र में अब तक 41,66,000.80 करोड़ रुपए से अधिक के 209.52 लाख टन धान की खरीद की है। दुर्लभ प्रजाति के 9 हंसों को कराया मुक्त। सीमा सुरक्षा बल BSF के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के जवानों ने नदिया जिले में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास
कार्रवाई कर वन्य जीवों की तस्करी को नाकाम कर दिया है। इस दौरान उन्हें दुर्लभ प्रजाति के 9 विदेशी काले हंसों की तस्करी के चुंगल से मुक्त कराया। और दूसरा मुख्य आर्टिकल है, ममता के मुख्य सलाहकार को धमकी देने वाले 3 गिरफ्तार हो चुके हैं। देश 1962 के युद्ध जैसी स्थिति को दोहराने का जोखिम नहीं उठा सकता। कोर्ट ने कहा है कि देश 1962 के युद्ध जैसी स्थिति को दोहराना जोखिम नहीं उठा सकता। जब भारत चीन सीमा तक पैदल सेना की आपूर्ति की गई थी, तब हम 1962 की तरह सोए हुए नहीं रह सकते। न्यूज़ गैलरी में इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, केरल में रैगिंग के मामले में 6 छात्र गिरफ्तार किए जा चुके हैं। शराब की दुकानें परेशानी का कारण, केरल हाई कोर्ट। उसके बाद और चलते हैं, दिल्ली कूच पर अड़े चटनी गुट जत्थेबंदियों का इनकार। जसपुर में मतांतरण के आरोप में 5 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सोसाइटी सीसीटीवी की नीति लाएगी गुजरात सरकार। और तीसरा मुख्य आर्टिकल है, मुलायम से जुड़े मामले में एमपी और एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित करने से इनकार। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव से जुड़े मामले को एमपी और एमएलए के कोर्ट में स्थानांतरित करने का मामला दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ठुकरा दिया गया है। पेज नंबर 8 संपादक पे खबरों से रिलेटेड है। इसमें बोला गया है कि यदि दुख नहीं देखा तो जीवन में सुख की अनुभूति कैसे होगी। आर्थिक मुद्दे पर खुशनुमा संकेत। टीकाकरण में तेजी और त्योहारी सीजन के दौरान उपभोक्ता पर भारी खरीदारी से भारतीय अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी है। गुमनाम नायकों का सम्मान। पद्म सम्मान पाने वाली सूची में वर्ष दर वर्ष ऐसे नाम की संख्या बढ़ते दिखना सुखद है, जो गुमनाम रहकर अपनी तरह से समाज सेवा कर रहे हैं। न्याय में देरी की लाइलाज बीमारी। सभी समर्थ लोग यह मानते हैं कि यह समस्या है, मगर उसके समाधान के लिए कमर कसते हुए नहीं देखा। दिल्ली में उपहार सिनेमा अग्निकांड में सबूतों में छेड़छाड़ के मामले में 24 साल बाद सजा सुनाए जाने के बाद फैसला ने एक बार फिर यह साबित किया है कि न्याय में देरी बीमारी लाइलाज बनी हुई है। छठ का संदेश। प्रकृति और मनुष्य के साथ अनादिकाल से चलता आया है। रफ्तार में सरकार। समाधान की राह पर दिखाता भारत। मोदी ने वर्ल्ड वन ग्रेड की पहल में दुनिया भर की सराहना मिली है। यह भविष्य का मूल मंत्र भी है। पेज नंबर 9 विचार विमर्श से रिलेटेड है। चीन की खोखली समृद्धि और भारतीय दर्शन। पिछले कुछ महीने में चीन ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा प्रयोग में लाया गया कॉमन प्रोस्पेरिटी यानी साझा समृद्धि शब्द दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आर्थिक विकास के कारण उत्पन्न विषमताओं को सुलझाने के लिए यह पहले कोई कोशिश नहीं है। साथ ही हमें यह समझना होगा कि पूंजीवाद और साम्यवाद इन दोनों समस्या का समाधान नहीं दे सकते। अगर हमें इसका स्थायी हल तलाशना है तो दंतोपांत ठेंगड़ी के मानवतावादी विचारों को समझना होगा और अर्थव्यवस्था के हितधारकों को लेकर चलना ही होगा। मानवतावादी चिंतन की प्रणेता ठेंगड़ी। और आगे चलते हैं। सामने आने लगे आंदोलन के दुष्परिणाम। तीनों कृषि कानून का विरोध कर रहे आंदोलनकारी जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, उसके दूरगामी दुष्परिणाम दृष्टिगोचर होने लगे। समाज में खाई गहरी होती जा रही है। रोहतक की एक घटना के क्षुब्ध होकर सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर अरविंद शर्मा ने प्रदेश के पूर्व सहकारिता मंत्री और मनीष ग्रोवर की तरफ से उठने वाली आंख को निकाल देने की धमकी दे दी है। साथ ही ग्रोवर की तरफ से उठने वाली हाथ को काट देने की बात की। चौथी बार लोकसभा पहुंचे वरिष्ठ सांसद शर्मा को निश्चित रूप से अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए था। राजनीतिक तीर्थ यात्राओं का दौर। पेज नंबर 4 ये भी संपादक से रिलेटेड है। जेल में उपद्रव। प्रदेश के विकास में सभी का सहयोग। फर्रुखाबाद की जिला में जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक बीमार कैदी की मौत के बाद रविवार को हुआ उपद्रव बताता है कि जेल की व्यवस्था अब भी अराजकता से त्रस्त है। उच्च न्यायालय में चुनावी लड़ाई। बंगाल में इस समय 144 नगर निगम और नगर पालिकाएं हैं जिनमें बरसों से चुनाव नहीं हुए। इनमें से कुछ ऐसे निकाय हैं जिसके निर्वाचित वोट की म्याद खत्म हुए 2 वर्ष से अधिक वक्त बीत चुका है, वहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं। और दूसरा न्यूज़ है, उत्तराखंड प्रदेश के विकास में सहयोग, सभी का सहयोग। राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को, महिलाओं और छात्रों से लेकर खिलाड़ियों तक सबको कुछ तोहफा देने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं, राज्य के आंदोलनकारियों को पेंशन में बढ़ोतरी का भी ऐलान किया। टीकाकरण की चुनौती। इस साल मार्च अप्रैल में कोरोना की
दूसरी लहर को जोर पकड़ने के साथ तेजी से चलने वाले टीकाकरण अभियान के तकरीबन आधे बिहार वासियों को संक्रमण लड़ने वाली सुरक्षा प्रदान कर दिया है। आधिकारिक तौर पर दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार वैक्सीनेशन की गति सबसे तेज आंकी गई है। पत्नी और बच्चों के प्रति अपने दायित्व से मुंह नहीं मोड़ सकता पिता। पति की याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने की है टिप्पणी। पति ने कहा है कि पत्नी को नहीं दे सकता अधिक गुजारा भत्ता क्योंकि उसके माँ बाप भी उसके पर निर्भर हैं। पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि एक व्यक्ति अलग रह रही पत्नी को गुजारा भत्ता देने से इस आधार पर इनकार नहीं कर सकता कि उसके माता पिता उस पर निर्भर हैं। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन की कवायद फिर तेज हो गई है। उच्च शिक्षा आयोग की एक नियामक रेगुलेटर के दायरे में लाने की मुहिम ने फिर से रफ्तार पकड़ी। फिलहाल इसके लिए प्रस्तावित उच्च शिक्षा आयोग HECI के गठन के मसौदे पर अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। माना जा रहा है कि 29 नवंबर सन 2021 से शुरू हो रहे संसद के सत्रकालीन सत्र में इसका संबंधी विधेयक को पेश किया जा सकता है। हिंदू विश्वविद्यालय में शास्त्र में कीजिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा। अरे कहाँ बढ़ गया यार, ये बहुत दिमाग खराब होता है। किधर गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने रोजगार परक 5 नए पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया। इसमें MA हिंदू अध्ययन, स्नातक, स्नातकोत्तर व डिप्लोमा स्तर का योग पाठ्यक्रम के अलावा हिंदू विधि शास्त्र का आधारित LLM विधि शास्त्र में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शामिल है। पूर्वांचल एक्सप्रेस के किनारे एयर स्ट्रिप पर 12 उतरेंगे लड़ाकू विमान। नरेंद्र मोदी के 16 नवंबर को प्रस्तावित आगमन को लेकर सरगर्मी बढ़ती जा रही है। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करेंगे। इसके पहले 12 नवंबर को यह बनी एयर स्ट्रिप पर फाइटर प्लेन उतरेंगे। इसके लिए कूरेभार थाने में एयर ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर लगा ट्रक खड़ा कर दिया गया है। कितने बजे कितने फाइटर प्लेन उतरेंगे, सेना के अधिकारियों ने इसे गोपनीय रखा है। ये बात सही है, ऐसी चीज़ों को गोपनीय रखना जरूरी है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर अरवल कीरी ग्राम सभा में प्रस्तावित कार्यक्रम पर अफसरों की आवाजाही तेज हो गई है। मंगलवार को एयरफोर्स के जवान भी यहां पहुंच गए हैं। कूरेभार थाने में एयर ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर लगा दिया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर यूपी का तीसरा एक्सप्रेस वे होगा। बेटियों के लिए बिहार के इस गांव ने पुरुष करते हैं छठ पूजा। दुबई में आयोजित होगा कंस वध मेला। पेज नंबर 11 अंतर्राष्ट्रीय न्यूज आर्टिकल से रिलेटेड है। 70% आबादी का टीकाकरण हो चुका है जापान में। यहाँ यातायात और टूरिज्म बढ़ रहा है। कोरोना के मामले में कुछ कमी को देखते हुए जापान अपनी इकोनॉमी धीरे धीरे खोल रहा है। भारी विरोध के बाद पाकिस्तान में मंदिर की भूमि का आवंटन बहाल। असली चेहरा। अधिसूचना को बिना समझे इस्लामाबाद के पहले मंदिर की भूमि का आवंटन को करार दिया था रद्द। पाकिस्तान में हमले के शिकार मंदिर को मुख्य न्यायाधीश ने खोला। संविधान हिंदुओं को भी देता है दूसरे समुदाय जैसा अधिकार। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार चीफ जस्टिस अहमद ने दिवाली महोत्सव में हिस्सा लेने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ एकजुटता का प्रदर्शन किया। 4 अन्य ऐतिहासिक मंदिरों को खोलने की उठी है मांग। पाकिस्तानी हिंदू परिषद के मुख्य संरक्षक एवं PM इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमेश कुमार वाकवानी ने चीफ जस्टिस का आभार जताया। और न्यूज़ गैलरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इस्लामाबाद में डेंगू का कहर, अब तक 4176 केस आए हैं। रूस में सजा काट रहे अमेरिकी मरीन ने शुरू की भूख हड़ताल। इमरान सरकार दाम नियंत्रण के लिए बेचेगी चीनी का पूरा स्टॉक। TLP के आगे घुटने टेकने पर गिरे इमरान खान। यह कैसा निजाम है? पाकिस्तान के अन्य आतंकी संगठनों की ओर से रोक हटाने की मांग करने का अंदेशा। PPP के साथ बिलावल भुट्टो ने
टीटीपी के साथ समझौते की कड़ी आलोचना की है। प्रतिबंधित टीटीपी ने 1 महीने में किया संघर्ष विराम। प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने नवंबर से 1 महीने के बीच संघर्ष विराम की घोषणा की। जियो न्यूज़ की रिपोर्टों के मुताबिक प्रतिबंधित टीटीपी के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों पक्ष यानी टीटीपी और इमरान सरकार को समझौते की शर्तों का पालन करना होगा। और आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, चीन से मुकाबले में अमेरिका की 10 परियोजना में निवेश की तैयारी। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना को मात देने के लिए अमेरिका जनवरी में ही पूरी दुनिया में 5 से 10 बुनियादी परियोजना में निवेश करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि उसकी शुरुआत सेनेगल और घाना के श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम में पिछले हफ्ते ही हो चुकी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दिलीप सिंह सेनेगल और घाना के 10 परियोजनाओं की पहचान की। अधिकारियों ने इस संबंध में सरकार को निजी क्षेत्र के कारोबारियों के बीच बैठक शुरू कर दी है। इन परियोजनाओं की फंडिंग बिल्ड बेटर वर्ल्ड B3W के तहत जून में G7 लोकतांत्रिक देश करेंगे। इस योजना को अंतिम रूप दिसंबर में होने वाले G7 की अगली बैठक में दिया जाएगा। इस कड़ी में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल इक्वाडोर, पनामा और कोलंबिया भी अक्टूबर में जा चुका है। इसी साल अंत में एशियाई देशों का भी दौरा किया जाएगा, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वह कौन देश हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह कवायद चीन की कर्ज देने की समस्या खड़ी करने वाली नीतियों के खिलाफ की जा रही है, ताकि G7 देश B3W के तहत वर्ष सन 2035 तक विकासशील देशों के बुनियादी ढांचे में $40 लाख करोड़ यानी 3000 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर सके। अमेरिका विकासशील देशों को वित्तीय टूल, कर्ज की गारंटी, शेयर की साझेदारी और तकनीकी विशेषज्ञता आदि सभी कुछ शामिल है। रक्षा क्षेत्र में सहयोग को भारत और इजरायल ने किया नवाचार समझौता। भारत और इजरायल ने ड्रोन, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, AI और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे समेत अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी और उत्पादों के संयुक्त रूप से विकास करने के लिए समझौता किया। यह समझौता दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों का प्रतीक है। अधिकारियों ने बताया कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और इजरायल की अनुसंधान विकास निदेशालय DDR&D के बीच द्विपक्षीय नवाचार समझौता BIA हुआ है। उन्होंने बताया कि इस समझौते में स्टार्टअप और लघु MSME में अनुसंधान और विकास नवाचार को बढ़ावा देने का प्रावधान है, ताकि वे दोहरे उपयोग वाली टेक्नोलॉजी का विकास कर सके। रक्षा मंत्रालय ने समझौते को भारत और इजरायल के बीच बढ़ते टेक्नोलॉजी सहयोग का प्रतीक बताया। इस समझौते पर DRDO के अध्यक्ष G. सतीश रेड्डी और DDR&D के प्रमुख डैनियल गोल्ड ने हस्ताक्षर किए हैं। बांग्लादेश के हिंदू चीफ जस्टिस को भ्रष्टाचार केस में 11 साल की सजा में अभी अमेरिका में रह रहे हैं पूर्व न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार सिन्हा। बांग्लादेश की एक अदालत ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार सिन्हा को उनकी गैर मौजूदगी में मनी लॉन्ड्रिंग और विश्वास भंग के मामले में 11 साल की जेल की सजा सुनाई। सिन्हा देश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय से आने वाले पहले चीफ जस्टिस थे। अभी वह अमेरिका में रह रहे हैं। ढाका के विशेष न्यायाधीश चतुर्थ शेख नजमुल आलम ने पूर्व न्यायाधीश को मनी लॉन्ड्रिंग की 7 साल और विश्वास भंग के लिए 4 वर्ष की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। कामबंदी खत्म होने के बाद रूस में कोविड की पकड़ी रफ्तार। नेट जीरो का लक्ष्य $15 ट्रिलियन के आर्थिक अवसर पैदा करेगा। नाइजर के स्कूल में लगी आग, 20 बच्चों की मौत। पाकिस्तानी नौसेना को चीन ने दिया नया युद्धपोत। और सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे जो ये वाला नेट जीरो वाला। जिनेवा
जिनेवा की न्यूज़ है। भारत का वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन स्तर हासिल करना का लक्ष्य अपने साथ 15 लाख करोड़ डॉलर यानी कि 1125 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक अवसरों का अलावा 5 करोड़ नए रोजगार पैदा करने की संभावना भी समेटे हुए है। वैश्विक आर्थिक मंच WEF की सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में भारत के एक सफर में रूपरेखा बताने की कोशिश की गई। कृषि और सेवा क्षेत्र के मौजूदा वर्चस्व से विनिर्माण एवं हरित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने के लिए भारत में नवीन उत्सर्जक अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य तय किया है। और ये पाकिस्तानी नौसेना वाली न्यूज़ को इसको कवर कर लेंगे। न्यूज़ है बीजिंग से निकल कर आई है। हिंद महासागर और अरब सागर पर अपनी नज़र गड़ाए चीन ने पाकिस्तान को पहला टाइप 054A युद्धपोत सौंपा है। इसे पाकिस्तान ने PNS तुगरिल नाम दिया। दावा है कि युद्धपोत तकनीकी तौर पर काफ़ी अत्याधुनिक है और वह इसके सतह से सतह तक, हवा से हवा और पानी के अंदर मार करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा किसी भी रडार को चकमा देने और उसे निगरानी की क्षमता को बेहतरीन बताई जा रही है। यह युद्धपोत अत्याधुनिक युद्ध प्रबंधन सिस्टम लगा हुआ है जिसकी वजह से पाकिस्तानी नौसेना की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा और भारत की मुश्किलें खड़ी कर सकता है। चीन में पाकिस्तान के राजदूत मोइन उल हक का कहना है कि यह युद्धपोत चीन और पाकिस्तान की दोस्ती का नया अध्याय है। उन्होंने कहा है कि यह कमीशन्ड युद्धपोत से ही हिंद महासागर में संतुलन कायम होगा। पाकिस्तान नौसेना को इस पूरे क्षेत्र में सुरक्षा करने में खासी मदद मिलेगी। यह युद्धपोत हिंद महासागर में शक्ति के संतुलन, स्थिरता और शांति बहाल करने में कारगर साबित होगा। आगे चलते हैं। पेज नंबर 12 T20 वर्ल्ड का स्पोर्ट न्यूज़ से रिलेटेड है। सन 2019 का बदला लेने उतरेंगे कीवी। आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा T20 का वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल। बोल्ट को इंग्लैंड के खिलाफ बड़ा उलटफेर करने की उम्मीद। बबल फटेगा या नहीं, प्रशासकों से बात करना मेरा काम नहीं, शास्त्री ने वीनिया के खिलाफ मैच के बाद जब रवि शास्त्री से पूछा गया कि क्या खिलाड़ियों को किसी तरह का ब्रेक दिलाने के लिए BCCI से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने यह कहा, यह निर्णय जो प्रशासकों को करना है। उन्होंने कहा है कि यह सबसे पहले यह मेरा काम नहीं है। और दूसरा आर्टिकल है, सर्वश्रेष्ठ मुकाबला हो सकता है इंग्लैंड न्यूजीलैंड सेमीफाइनल। रोहित को कमान, विराट को आराम। दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए उमरान मलिक भारत ए टीम में। लैंसडॉन में 224 किलोमीटर सैर सपाटा कर मंसूरी पहुंची कार ड्राइव। टीम फायरफॉक्स की ओर से चल रही नाजिर हुसैन मेमोरियल ड्राइव मंगलवार को 224 किलोमीटर का सफर तय दूसरे दिन के पड़ा मंसूरी पहुंची। और पेज नंबर 13 जीका वायरस से समझदारी से निपटेंगे। ऐसे हो सकता है संक्रमण। जीका वायरस मच्छर से काटने से फैलता है। संक्रमित साथी से शारीरिक संबंध बनाने से। संक्रमित गर्भवती से गर्भावस्था शिशु को ब्लड ट्रांसफ्यूजन खून चढ़ाने से। इस तरह कर सकते हैं बचाव। मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए। लेमन ग्रास का तेल या यूकेलिप्टस तेल का लगाने से मच्छर भागते हैं। कहीं भी खुले में पानी जमाव ना होने दें। जहां पानी जमा हो वहां जला हुआ मूवी ऑयल डालें। इससे मच्छर को प्रजनन और लार्वा की बढ़त रुकेगी। हर दिन फॉगिंग कराएं और मच्छर खत्म हो जाए। तालाबों में गुबूसिया मछली डालें जिसे मच्छर के लार्वा खाती है। योग से नियंत्रण रहें। मधुमेह में बढ़ जाता है निमोनिया का खतरा। लाइलाज नहीं, यूरोलॉजिकल कैंसर। बच्चों को बचाएं प्रदूषण और ठंड से। और आगे देखते हैं। पेज नंबर लास्ट है 14 आज ही इंजीनियर गोटलेब ने पेश की दुनिया की पहली मोटरसाइकिल। 1885 में आज ही जर्मन इंजीनियर गोटलेब डेमलर ने दुनिया की पहली मोटरसाइकिल पेश की। उन्होंने बेटे पॉल डेमलर ने इसे 5 किलोमीटर की दूरी तय की थी।
मोटरसाइकिल ने इस दौरान अधिकतम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ी थी। पर्यटकों के लिए खोली गई चीन की विशाल दीवार। 1970 में आज ही के दिन चीन की विशाल दीवार पर्यटकों के लिए खोल दी थी। वह पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फैसला किया गया था। यह निर्माण 5000 ईसा पूर्व में किया गया था। सन 2009 में यह अध्ययन के अनुसार दीवार की लंबाई 21,149.18 किलोमीटर है। सुरेंद्र भाई ने निभाई थी स्वदेशी आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका। स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जन्म 1848 में आज ही कोलकाता में हुआ था। 1876 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की थी। 200 दिनों बाद स्पेस एक्स के कैप्सूल से लौटे 4 अंतरिक्ष यात्री। 200 दिन बाद अंतरिक्ष केंद्र में बिताने के बाद 4 अंतरिक्ष यात्री स्पेस एक्स के कैप्सूल से सोमवार को देर रात 10:30 बजे धरती पर लौट आए। नासा स्पेस एक्स क्रू 2 मिशन का हिस्सा ले रहे अंतरिक्ष यात्रियों का कैप्सूल रात के अंधेरे में फ्लोरिडा के पेंसाकोला तट पर मैक्सिको की खाड़ी में उतारा। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से रवाना होने के लिए 8 घंटे बाद धरती पर पहुंचे। ये तो यार एलन मस्क की कंपनी काफ़ी कमाल कर रही है। फिर तो चंद्रमा और शुक्र के साथ तय कर रहे हैं सफ़र। सोने के समय जुड़ी है दिल की सेहत। शोधकर्ताओं के एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के आधार पर बताया सोने का समय। इस अध्ययन में यूको बायोबैंक ने सन 2006 और सन 2010 के बीच भर्ती किए गए 88,026 व्यक्तियों को शामिल किया। इनकी औसत आयु 61 वर्ष यानी 43 से 89 के बीच व्यक्ति शामिल थे। उनकी 58% महिला थी। कलाई में पहने गए एक्सलेरोमीटर का उपयोग करके 7 दिनों में सोने की और जागने के समय डाटा एकत्र किया। इसके अलावा प्रतिभागियों की जीवनशैली और स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति का पता लगाने के लिए एक प्रश्नावली भरवाई गई। अब प्रदूषण से अवसाद का भी खतरा। कुत्तों का तनाव दूर करेगा डॉग टीवी। स्क्रीनशॉट। कुकिंग शौक भी है जरूरी और मजबूरी भी। दिलजीत। अपनी जड़ों से जुड़ रहे भले ही कहीं भी हो। अब लिखी हुई स्क्रिप्ट का निर्देशन करेंगे आकर्ष। रोजांग लॉ में कुमाऊं बटालियन के शौर्य को बड़े पर्दे पर लाएंगे रजनीश। मैं दूसरों का प्रसाद खा लेता था। पापा ने मेरे फिल्मों में आने की मन्नत मांगी थी। अरविंद अकेला कल्लू। मैं चुलबुली हूँ लेकिन मौका पड़ने पर गंभीरता से निर्णय भी लेती हूँ। याद आते हैं पटना की सड़कों पर बजते शारदा सिन्हा के गाने। और ये न्यूज़पेपर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सभी को बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आप सभी भारतीय और विद्यार्थियों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब की इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।